जैसे कि हम लोग क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और मेरा ये जो सीरीज ऑफ क्लासेस चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, मैं आप सभी को थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आपका जो कोर्स हो वो थोड़ा कंप्लीट हो जाए इस छुट्टियों में। आप थोड़ा इस छुट्टी में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करें अपनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते थे चैप्टर सोल्यूशन के अब तक हमने टू द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद ही होगा कि लास्ट टाइम हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर अपना लेसन 3 खत्म किया था। आज का जो लेसन है, आज का लेसन होगा फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो आज का लेसन का जल्दी से शुरुआत। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक में हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट relative lowering of vapor pressure as well as elevation in boiling point। So ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अंडर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज। 1 is relative lowering of vapor pressure, 2 elevation in boiling point, 3 depression in freezing point and 4 osmotic pressure। तो ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर है, आउट ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस these 2 colligative properties in our lesson 4। So students, we have already discussed about what is vapor pressure। So vapor pressure is the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium at a definite temperature। So we know there is some liquid, let us consider this is water। So water vapors will exert some pressure upward। So this pressure at equilibrium will be called its vapor pressure। So vapor pressure of a pure liquid, that is let us consider water or alcohol, is constant at constant temperature। So क्या है vapor pressure of pure liquid, vapor pressure of pure liquid is a constant and it is denoted as P1। Vapor pressure of pure liquid is constant at constant temperature when T is equal to constant। So हर लिक्विड का कोई ना कोई कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। सो दिस इज डिनोटेड एज P10। ये सब टर्म याद रखो। P10 इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है एक प्योर सॉल्वेंट। इसमें मैंने क्या किया, अभी कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। लेट अस कंसीडर दिस इज वाटर, हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। सो दिस सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल। सो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी हम यूज कर रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मींस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सो द वेपर प्रेशर मैं VP लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं कहता हूं तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ही हम समझते हैं, जिसको P1 कहते हैं at a constant temperature। P1 is the vapor pressure of the solution। So in the last class we have already studied। Now tell me P10 is equal to P1 or P10 is greater than P1 or P10 is less than P1। इसका मतलब ये है, ये जो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो था, अभी इसमें अगर हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? तो आप बोल रहे हैं जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले था P10, इसमें कुछ सॉल्ट ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा P1। सो P10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। मतलब कि कोई भी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। क्यों हुआ है ये आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने आपको कंप्लीटली इसके बारे में बताया था। सो ये चीज आपके दिमाग में रह गए। सबको पता चल गया कि
P10 इज ग्रेटर देन P1 ऑलवेज होगा। सो अभी क्या है, अगर मैं P10 से P1 माइनस कर लूं, P10 से P1 माइनस कर लूं तो मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगा और उसी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P1। और डेल्टा P1 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, कितना लो हो गया। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P1। तो मैंने ये जो टॉर्क लिखा है वेपर प्रेशर, आपको पता है अभी हमने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, बुझे। सो नाउ बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द solvent decreases. The vapor pressure of the solvent decreases. Now, the decrease in vapor pressure is called lowering of vapor pressure. Vapor pressure कितना decrease हुआ, ये कैसे मिलेगा, पहले कितना था माइनस अब कितना हुआ, जो जितना वैल्यू आएगा जिसको डेल्टा P1 कहते हैं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, डेल्टा P1। समझ गए, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। रिलेटिव, ऑलवेज रिलेटिव का मतलब ये होता है इन कंपैरिजन विथ। सो पहले वेपर प्रेशर कितना था, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ना, पहले वेपर प्रेशर कितना था प्योर सॉल्वेंट का ना, P10 था, P10 था। अब कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ डेल्टा P1। सो ये डेल्टा P1 का वैल्यू क्या है, ये डेल्टा P1 है P10 माइनस P1 बाई P10। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव का मतलब ये होता है इन कंपैरिजन विथ प्योर सॉल्वेंट कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, इसी को तो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पे वेपर प्रेशर का डेफिनेशन पहले ही आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन ये होगा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड, द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना डिक्रीज हुआ उसी को तो कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपैरिजन विथ इट्स प्योर सॉल्वेंट is called relative lowering of vapor pressure. प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, इसी को ही कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ वी विल यूज दिस टर्म एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में हम जितना ज्यादा सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ध्यान दो, मतलब ये जो वैल्यू है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये टोटल वैल्यू बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे, इस नो मैटर शुगर डाल रहे हो कि सॉल्ट डाल रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। क्या मीनिंग रखता है, क्या इंपोर्टेंस रखता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। So this is a relative lowering of vapor pressure is a colligative property. So जो मैंने अभी पढ़ाया उसी को पहले आप लिखो, आराम से नोट्स पे लिखो। क्या लिखो ना, the vapor pressure of, let us consider the vapor pressure of pure solvent। pure solvent का vapor pressure consider हमने क्या कर रहे हैं हमेशा, P10। so vapor pressure of the solution containing non-volatile solute। non-volatile solute होगा तो क्या होगा, ये हमने लिखा था P1 हो गया। सो इससे पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ से क्या पता है कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1। ये सबको पता है P1 इज प्रोपोर्शनल टू, दिखाई दे रहा है, P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू
P10 x1 लिख सकता हूं। यहां पे टर्म को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर x1 इज द मोल फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना 1 फॉर सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट, 2 फॉर सोल्यूट। सिमिलरली A फॉर सॉल्वेंट, A भी इस्तेमाल होता है, B फॉर सोल्यूट। जहां भी 1 यूज हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होता है, और जहां पे 0 का इस्तेमाल हुआ है वो प्योर सॉल्वेंट के बारे में बताया जाता है। प्योर ये टर्म्स आप याद रखो। ये हो गया आपका, जहां पर P10 आ गया। P10 क्या है, इसको हमने डिफाइन किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज डेल्टा P1? अभी हमने पढ़ा डेल्टा P1 क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P10 माइनस P1। कितना रिडक्शन हुआ, P10 माइनस P1। सो नाउ डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 माइनस P10 माइनस P1 कितना है, P10 x1 है कि नहीं। P1 कितना है, P1 है P10 x1। नाउ फ्रॉम हियर डेल्टा P1 कितना आ गया, तो P10 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस x1 आ रहा है, मुझे लग रहा है सबको समझ आ रहा है। सो 1 माइनस x1 आ गया। सो अभी डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 x2 में लिख सकता हूं। आप बोलोगे कैसे लिखोगे, यही तो मैं बोल रहा हूं, कब से मैं बोला हूं, पहले से ही बोल दिया हूं, x1 प्लस x2 हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है। तो 1 माइनस x1 कितना होगा, x2 होगा। समझ आ गया, ये इसलिए हुआ, मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अभी मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला। तो यहां से मुझे मिल गया डेल्टा P1 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 x2। यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, P10 की इस साइड डिवाइड कर लिया तो मिल गया मुझे एक्सप्रेशन ये। अभी हम क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं। नाउ ये जो है इसको क्या कहते हैं, P10 डेल्टा P1 का वैल्यू क्या है, P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू x2। वेयर हमको पता है, हमने पहले से तो इसको पढ़ लिया है, P10 माइनस P1 बाई P10 को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी तो कहते हैं। इसका मतलब ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ध्यान दो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। नाउ इससे क्या मैं लिख सकता हूं, P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू x2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ वेयर आपको टर्म को डिफाइन कर गया, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, 2 मतलब सोल्यूट है, वहां पे लिखा है मैंने। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। x2 का फॉर्मूला होता है, ये यार मैंने पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ा है आपको। ये हो गया आपका x2 फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट इज वेरी लेस देन द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट का अमाउंट इन द सोल्यूशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द solvent, therefore we call it a dilute solution. So here therefore N2 can be neglected N2 को neglected किया जा सकता है, कहां से, can be neglected from the denominator.
सो डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू N1। ध्यान दो ऊपर का N2 नेग्लेक्ट मत कर देना। ये ऐसा चीज है, किसी के पास 1 रुपए है, किसी के पास 1 रुपए है और वो 1 रुपए उसका गिर गया तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके ये बहुत ही बड़ा है N1, मान लो कि 10 लाख रुपए है, इसके साथ 1 रुपए है, तो 10 लाख 1 रुपए था और यहाँ से 1 रुपया यहाँ पे कहाँ पे उसका गिर गया, उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के पास सिर्फ 1 रुपए है और वो 1 रुपए अगर कहाँ गुम हो जाए तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाला बात है। तो ऊपर का कभी नेग्लेक्ट नहीं होगा, नीचे का एज कंपेयर टू N1 हमने नेग्लेक्ट कर लिया। सो बचा क्या, बचा है P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू N2 बाई N1, N2 बाई N1, नीचे का नेग्लेक्ट कर लिया। तो N2 क्या होता है बताओ मुझे, P10 माइनस P1 बाई P10, तो N2 के बदले क्या मैं लिख सकता हूं, W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई, यहां पे भी ऐसे W1 बाई M1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये W2 M2 कहां से चला आया, W2 होता है गिवन मास ऑफ सल्यूट, 2 मतलब सल्यूट, M2 क्या होता है, मोलार मास ऑफ सल्यूट। ध्यान दो टर्म एग्जैक्टली आपको याद रहना था करेक्टली। सो वैसे ही W1 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। उसी प्रकार W1 क्या हो जाएगा, सॉरी M1 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सारा टर्म क्लियर हो गया। इसी को थोड़ा हम अभी अरेंज करने वाले हैं। यहां से अब मैं लिख सकता हूं P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। इसको बस रीअरेंज कर लिया है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसी फॉर्मूले में ये जो M2 टर्म है ये है मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ दी सोल्यूट निकालना इतना आसान नहीं होता है, आपको पता है, बहुत ही मोलार मास निकालना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड में यहां से अगर हम लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू हमें पता हो, W2 तो पता ही होगा हमने कितने सॉल्यूट लिए हैं, W1 कितने सॉल्वेंट लिए हैं, और M1 होता है मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर पता हो, तो यहां से हम M2 मोलार मास ऑफ ए अननोन सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है, और डेरिवेशन बहुत रेयरली पूछता है, फिर भी आपको डेरिवेशन पढ़ना है, इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है। आई होप आप सभी को ये जो डेरिवेशन है वो समझ आ गया है। नाउ द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आपने बचपन से ही ये टर्म को सुना होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सो बॉइलिंग पॉइंट जो भी पढ़ा है, अगर हम क्वालिटेटिवली देखें, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये टेम्परेचर वो होता है जिस टाइम पे एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। लेकिन हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में जानना है। सो इससे पहले ये जो पूरा टर्म को डिस्कशन करने से पहले हमको समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मतलब क्या है? सो लेट अस कंसीडर, कोई भी लिक्विड हमने लिया है, कोई भी लिक्विड हमने कंसीडर किया है, और इस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। ये सबको समझ में आ गया? हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है। सो और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके ऊपर है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बोलते हैं। तो समझ रहे हो, वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये वेपर प्रेशर हाई होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो अगर मैं चाहूं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका बराबर हो जाए वेपर प्रेशर, I want to make the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, तो क्या करना पड़ेगा? तो आंसर ये होगा कि सर हीट कीजिए। अगर मैं एक बर्नर से इसको हीट करता जाऊं तो एट सम टेम्परेचर
ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट अमाउंट लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वेपोराइजेशन होता जाएगा। तो जो वेपोराइजेशन होता जाएगा तो वेपोराइजेशन से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स फॉर्मेशन होंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एंड एट सम हायर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ध्यान दो, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड उतना हो जाएगा। ये अपने आप नहीं होगा, हीट देने के बाद होगा। दैट मीन्स एट सम हायर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, और उसी को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिंपली कुछ नहीं होता, ये टेम्परेचर होता है। क्या होता है, ये एक टेम्परेचर होता है जो टेम्परेचर में लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के साथ बराबर हो जाता है। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज नथिंग बट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब बच्चे ये है कि वाटर अगर मैं ले रहा हूं तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका बराबर हो जाता है। समझ रहे? सो ये हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सो मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ ये प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर में मैंने कुछ सॉल्ट ऐड किया, लेट अस कंसीडर 10 ग्राम का सॉल्ट ऐड कर दिया, मैं सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो क्या होगा, क्या ये अब 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइल करेगा? क्या ये अब 100 डिग्री सेल्सियस में ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर होगा? क्या बोले? नहीं। आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट, इट्स boiling point changes and the change in boiling, exactly मैं अगर कहूं तो boiling point increases, boiling point increases। क्या increases? मतलब ये जो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल हो रहा था, इसमें सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये अब 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल नहीं होगा। लेट अस कंसीडर, लेट अस एज्यूम, मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट ये टेम्परेचर हो गया 104 डिग्री सेल्सियस पर अभी बॉइल होगा। लेट अस कंसीडर, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट ऐड किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एज्यूम कर लेते हैं बस आपको समझाने के लिए कि अगर ये प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता तो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन में प्रिपेयर हुआ है वो उससे ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल किया, तो इसी को कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, इंक्रीज। सो आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट, its boiling point increases and this is called elevation and boiling point। कोई भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो इसी को ही कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन बढ़ जाना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी आपको कोई भी जनरल साइंस में क्वेश्चन सवाल पूछे कि अगर वाटर जल्दी बॉइल होगा या फिर इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन जल्दी बॉइल होगा, तो वाटर जल्दी, प्योर वाटर। तो आपको समझ में आ गया कि हमेशा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन एनी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। सो अभी ये जो टर्म हम यूज करते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट, पहला टर्म यूज किया हमने बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं बोलता है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टीबी 0। बॉइलिंग पॉइंट 0 मतलब क्या बोला था, प्योर सॉल्वेंट। सो boiling point of solution after addition of boiling point of solution, मतलब इसके इस प्योर सॉल्वेंट में अगर मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb, सॉल्यूशन का होगा। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कितना इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ। सो ये पता चल जाएगा, पहले प्योर सॉल्वेंट, पहले सॉरी फाइनली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है टीबी।
पहले कितना था प्योर सॉल्वेंट का, टीबी 0 था। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, जिसको हम डेल्टा टीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल। सो मान लो ये जो एग्जांपल मैंने दिया था, अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़कर कितना हुआ 104 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना एलिवेट हुआ 4 डिग्री सेल्सियस एलिवेट हुआ। सो ये है डेल्टा टीबी का वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नाउ वी विल डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अब तक क्या आपको याद हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी के हिसाब से, और ये होता है टीबी माइनस टीबी 0। टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी 0 क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। सो you have to write all these things while deriving this expression, while writing from. Let us consider a solution. Let us consider a pure solvent and its boiling point is TB0. Let us consider one of its corresponding solution with boiling point TB0, and we know that TB0 is less than TB. हमेशा TB0 लेस देन होगा TB से। तो यहां से डेल्टा TB आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस TB0। सो आप इसके बाद एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया गया है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू m। m क्या होता है, m होता है m इक्वल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो मोलालिटी के साथ डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू लाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, इसको कहते हैं KB, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है KB। सो यहां से KB क्या है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, KB इज इक्वल टू मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और इवलोस्कोपिक कांस्टेंट, इवलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इवलोस्कोपिक कांस्टेंट। सो यहां से KB कितना हो जाएगा, डेल्टा TB डिवाइडेड बाई m। यहां से KB का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा TB डिवाइडेड बाई m। सो यहां से क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं कि KB मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा कब, when the molality of the solution is unity, when for a 1 molar solution अगर मैं लूं तो तब KB is equal to TB, delta TB हो जाएगा। So molar elevation constant is nothing but it is equal to elevation in boiling point of a solution having molality unity। अगर 1 मोलार का सोल्यूशन मैं लूं तो तब KB is equal to delta TB हो जाए। सो मेरे पास है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m, ये एक्सप्रेशन मुझे मिला था। सो यहां से मैंने KB को फाइंड किया था इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई m। तो यहां से आपको KB तो आपने डिफाइन कर लिया, यहां से और एक क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ KB। क्या आता है, यूनिट ऑफ KB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट विल द यूनिट ऑफ KB। सो KB की यूनिट डेल्टा TB और m के ऊपर डिपेंड करता है। डेल्टा TB का यूनिट टेम्परेचर है, K केल्विन है, डिवाइडेड बाई मोलालिटी का यूनिट क्या है, मोलालिटी का यूनिट है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो फाइनली ये यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आप जरूर याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। सो नाउ यहां से अगर ये तो हो गया, अगर यहां से मैं m को डिफाइन करूं, मोलालिटी क्या होता है, फॉर ए सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन लूं, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग W2 grams ऑफ सोल्यूट, W2 grams ऑफ सोल्यूट है किसमें, इन W1 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन है जिसमें W2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे मैं अगर इस्तेमाल करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, W2 बाई M2 हो जाएगा, W2 बाई M2, M2 है मोलार मास। चलो और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, यहां से मैं डिराइव कर रहा हूं बच्चों, यहां से, सो यहां से यहां डिराइव हो रहा है। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट बाई वॉल्यूम बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, W1, सो इनटू 1000 होगा क्योंकि ग्राम में लिया है हमने, समझ आ गया। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी N2 के जगह में लिख सकता हूं क्या, W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन सबको समझ आ रहा है, ध्यान से देख लो। क्या मैं यहां से ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। M2 इज इक्वल टू M2 डेल्टा टीबी इस तरफ आ गया, सो KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा टीबी। तो ये जो M2 है ये क्या है, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है। सो मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला के बेसिस में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हैं, आपके बुक एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉब्लम है आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से आपका प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चे न्यूमेरिकल थोड़ा डर जाते हैं, सोचते हैं न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कोई बात नहीं, आपका जो एग्जाम में है इतना हाई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और ये जो क्वेश्चन दिया है इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, तभी आप आराम से ये प्रॉब्लम कर सकते हो। आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और मैं अगले क्लासेस में जो है कुछ और इस फॉर्मूला के बेसिस में कुछ और प्रॉब्लम्स आपको दूंगा करने के लिए। इसी के साथ ही साथ हम और दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का जो क्लास है आपको समझ आ गया होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप पढ़ते रहिए और नोट्स अच्छे से बनाइए और इस छुट्टियों को जरूर यूटिलाइज कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब खुश रहो।